हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को। 2 क्लासेस हो चुकी हैं अग्निपथ बैच सीरीज में और 100 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अगर जो आप इस सीरीज में कुछ इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 101 से। विच मुगल एम्परर गेव द गवर्नरशिप ऑफ बिहार टू द नवाब ऑफ बंगाल सुजाउद्दीन इन 1733 AD? 1733 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी सौंपी? तो बंगाल के साथ साथ बिहार की गवर्नरशिप प्रोवाइड की थी किस मुगल एम्परर ने? तो 1733 में कौन मुगल एम्परर था, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। 1719 से 1748 तक का जो टाइम पीरियड था मुगल एम्परर के तौर पर, वो था मोहम्मद शाह रंगीला का। तो इस वजह से आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इसने सुजाउद्दीन को बंगाल के साथ साथ बिहार की गवर्नरशिप प्रोवाइड की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है। विच नवाब ऑफ बंगाल कंपेयर्ड द यूरोपियंस टू ए बी हाइव विच इफ नॉट डिस्टर्ब्ड विल गिव हनी बट इफ द हाइव इज डिस्टर्ब्ड देन द बीज कैन बाइट एंड टेक लाइफ? तो बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना एक मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे अगर छेड़ा ना जाए तो वह शहद देंगी, लेकिन अगर छत्ते को छेड़ा जाए तो मधुमक्खियाँ काट कर जान ले सकती हैं? तो काफ़ी लंबे टाइम तक बंगाल के नवाब थे जिन्होंने ये बात बोली थी। ज़्यादातर इनका यूरोपियन कंपनीज के साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा और इन्होंने काफ़ी कंट्रोल में रखा यूरोपियन कंपनीज को, और उन्होंने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था कि अगर जो हम इनके साथ में अच्छे रिलेशन रखेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, लेकिन अगर जो हम इनके अगेंस्ट गए तो वो डेफिनेटली हमें लॉस प्रोवाइड करेंगी। तो इसी तरीके से उन्होंने मधुमक्खी से, बी हाइव से इस प्रकार की बात जोड़ी थी। तो 1756 तक बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, और इन्होंने इस टाइप के बहुत से स्टेटमेंट्स यूरोपियन कंपनीज के लिए दिए हैं। और 1756 में इसकी डेथ के बाद में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था, जिसके टाइम में पलासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। While opposing the strengthening of fortifications of Calcutta by the British and Chandannagar by the French, which Nawab of Bengal said, "You are traders. What do you have to do with the fort? You have no fear of enemies as long as you are under my protection." तो अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंदननगर की किलेबंदी को मजबूत करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम तो व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता है, लेना देना है, जब तक तुम मेरी शरण में हो तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो ये बात भी अलीवर्दी खां ने कही थी, क्योंकि मैक्सिमम इसी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था यूरोपियन कंपनीज को, और इसी ने सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की थी यूरोपियन कंपनीज को। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी अलीवर्दी खां का था 1756 तक, जिसका बंगाल के नवाब के तौर पर टाइम पीरियड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल हु न्यू डैट ही कुड ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल बट इन सच अ सिचुएशन इन हिज ओन वर्ड्स द सी वुड बी ऑन फायर? बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वो अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके एक ही शब्द होते थे, समुद्र में आग लग जाएगी? ये भी स्टेटमेंट दिया था अलीवर्दी खां ने, क्योंकि बंगाल में यूरोपियन कंपनीज को कंट्रोल करते हुए इसका मानना था कि मैं उनको इंडिया से, बंगाल से बाहर कर सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र में आग नहीं लगा सकता, क्योंकि चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे उस टाइम में डच थे, उनकी नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और मुग़ल एम्पायर और उसके साथ साथ जितने भी ऑटोनोमस स्टेट थे मुग़ल एम्परर के अंतर्गत,
उन सभी की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि उनके पास में एक अच्छी नेवी नहीं थी। इस वजह से उनका मानना था कि इस मामले में यूरोपियन कंपनीज जो है उनसे ज़्यादा बेस्ट हैं और वो समुद्र में आग नहीं लगा सकते, और वो समुद्र की तरफ जाकर, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर फिर से हमला करेंगे या फिर से बंगाल में आएंगे। इस वजह से इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था अलीवर्दी खान ने। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। विच नवाब ऑफ बंगाल एडवाइज हिज सक्सेसर डू नॉट थिंक ऑफ weakening the three, the English, the French, the Dutch together. The English are the strongest among these three. Finish them of first and the other will not give you much trouble. बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डच तीनों को एक साथ कमज़ोर करने के बारे में मत सोचो। इन तीनों में अंग्रेज सबसे ताकतवर है और पहले उन्हें ख़त्म करो, बाकी तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। ये भी स्टेटमेंट दिया था अलीवर्दी खां ने। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट आएंगे उसमें आपको समझना पड़ेगा अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब के तौर पर इसका मेनली फोकस कंट्रोल करने पर था और अपने सक्सेसर्स को, अपने उत्तराधिकारियों को इसी टाइप का मैसेज दिया था अलीवर्दी खां ने कि तीनों में अगर जो ब्रिटिशर्स को तुमने कंट्रोल कर लिया तो बाकी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। इस टाइप का स्टेटमेंट अलीवर्दी खां का था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, हु बिकेम द सक्सेसर ऑफ नवाब अलीवर्दी खां ऑफ बंगाल। तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका सक्सेसर बना, उत्तराधिकारी बना सिराजुद्दौला। मनिहारी के युद्ध में अपने प्रमुख जो विरोधी थे उनको पराजित करके सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। लगभग 1 साल ही गद्दी पर रहा। 1756 में सबसे पहली जून के महीने में कासिम बाजार कलकत्ता में पहली बैटल हुई इसकी अंग्रेज़ों के साथ में, जिसमें इसको सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जल्द ही फरवरी के महीने में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से जो ब्रिटिश सेना आई थी उसने इसकी सेना को पराजित कर दिया। आखिरकार अलीनगर की संधि हुई और उसके बाद में 1757 का इतिहास आपको पता ही है, यानी 23 जून 1757 का बैटल ऑफ पलासी, जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। द रीजन फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश कंपनी वर। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। कौन कौन से कारण थे, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, अंग्रेजों के द्वारा निःशुल्क पास का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ द फ्री पास बाय द ब्रिटिश, गिविंग शेल्टर टू फुजिटिव कृष्ण वल्लभ बाय द ब्रिटिश इन कलकत्ता। तो भगोड़े कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में आश्रय देना। तो ये सभी कारण थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच डिस्प्यूट के, और इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी सबसे पहली बात है, क्योंकि जैसे अलीवर्दी खां ने कोशिश की थी कि कोई भी यूरोपियन कंपनी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं करेगी, और उसके बावजूद सिराजुद्दौला के इस टाइप के फरमान जारी करने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस टाइप की किलेबंदी को जारी रखा। ये एक सबसे पहला डिस्प्यूट का कारण था। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा निःशुल्क पास का दुरुपयोग, तो मिस यूज ऑफ द फ्री पास बाय द ब्रिटिशर। तो फ्री पास क्या था, उसे कहा जाता था दस्तक। दस्तक नाम का एक फ्री पास था। आपको याद हो जो लास्ट क्लास की थी अपने, उसमें देखा था 1717 में फरुखसियर मुगल एम्परर के टाइम में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल उसके दरबार में आया था जॉन सोरमन के नेतृत्व में, और डॉक्टर हैमिल्टन ने उसको एक डिजीज से मुक्त किया था। इस वजह से ब्रिटिशर्स को फरुखसियर ने खुश होकर एक फरमान जारी कर दिया जिसमें 3000 पर एनम फीस देकर वो भारत में कितना भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन भारत का जो इंटरनल ट्रेड होगा उसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करने का अधिकार था, और इसके लिए उनको फ्री पास प्रोवाइड किया गया था। यानी ब्रिटिशर भारत के इंटरनल एरिया में जो भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर किसी भी टाइप का ऑक्ट्रॉय टैक्स या कोई भी अदर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जितने भी इंडियन ट्रेडर थे उनको वो टैक्स देना पड़ता था। यानी जब
ट्रेड के मामले में कंपटीशन की बात करें तो ब्रिटिशर उनसे ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि उनको फ्री पास मिला हुआ था और इंडियंस को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस टाइम में ब्रिटिशर्स ने अपने फ्री पास का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। उसका दुरुपयोग का मतलब है कि बहुत से इंडियंस से वो पैसा लेकर उनको अपना ही माल बता देते थे कि ये हमारा ही माल है, तो इस वजह से इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे कि बंगाल के नवाब को नुकसान हो रहा था टैक्सेशन सिस्टम में। ये भी एक दूसरा कारण था इनके बीच में डिस्प्यूट का। और तीसरा कारण, एक प्रमुख अधिकारी था सिराजुद्दौला का, कृष्ण वल्लभ, और ये बंगाल से भागकर अंग्रेज़ों के कलकत्ता के पास चला गया और यहाँ पर इन्होंने इसको शरण दे दी। और इन तीनों कारणों की वजह से जून के महीने में 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर 1, 2, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें दो लिस्ट दी गई हैं। एक साइड में इवेंट है, घटना है, और दूसरी साइड में डेट है, यानी ये कब हुई थी। तो इनको आपस में मैच करना है। उसके बाद में कोड के अकॉर्डिंग जो हमें आंसर ढूंढना है। तो कैप्चर ऑफ कलकत्ता बाय नवाब सिराजुद्दौला, तो ये कैप्चर ऑफ कलकत्ता जो है 15 से 20 जून 1756 में हुआ था, जिसमें भागे हुए ब्रिटिशर फुल्टा आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में था वहाँ चले गए थे। वहाँ से मद्रास से मदद लेने के लिए चले गए। और इसी दौरान ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल हुआ था 20 जून 1756 को, जिसमें आपने देखा था 146 ब्रिटिशर जो है अरेस्ट किए गए थे। उनको एक बहुत स्मॉल रूम में बंद कर दिया गया, अगले दिन खोला गया। उनमें से 123 की डेथ हो चुकी थी, जिसे ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। 20 जून 1756 की है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से आया था, उसने फरवरी 1757 में जो नवाब की सेना थी उसको पराजित कर दिया था कलकत्ता में। और इस वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में संधि हुई, जिसको हम बोलते हैं अलीनगर की संधि। और बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो कैप्चर ऑफ कलकत्ता जून 1756, 15 से 20 के बीच में। ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल 20 जून 1756। ट्रीटी ऑफ अलीनगर फरवरी 1757। और बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है। नवाब मीर जाफर ऑफ बंगाल गोट क्लाइव द टाइटल ऑफ साबत जंग, जिसका मीनिंग है एक्सपीरियंस्ड इन वॉर्स एंड द जमींदारी ऑफ सम एरिया फ्रॉम द पपेट मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, आइडेंटिफाई द एरिया कॉल्ड क्लाइव्स जागीर। तो बंगाल के नवाब ने, जिसका नाम मीर जाफर था, मीर जाफर बंगाल का नवाब 1757 से 60 के बीच में था। उसके बाद में फिर से 1765 से 67 तक था। तो 2 बार ये बंगाल का नवाब रहा है। और इसने लॉर्ड क्लाइव को या रॉबर्ट क्लाइव को एक टाइटल, एक उपाधि प्रोवाइड करवाई थी साबत जंग की, जिसका मतलब होता है जो युद्धों में अनुभवी है। और इसके अलावा उसको जमींदारी प्रोवाइड करवाई थी मुगल शासक शाह आलम सेकंड से। तो हमें ये देखना है कि क्लाइव को जो जागीर मिली थी वो कौन से मिली थी, उस एरिया को पहचानना है। तो क्लाइव को जागीर मिली थी 24 परगना। तो 24 परगना आज भी वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और उस टाइम कर्नल क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव को ये जागीर प्रोवाइड की थी मीर जाफर ने। किसके थ्रू? तो ये मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से प्रोवाइड की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। नवाब मीर कासिम ऑफ बंगाल मेड मुंगेर द कैपिटल इंस्टीड ऑफ मुर्शिदाबाद बिकॉज। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र की गई थी 1762-63 के बीच में। और उसका मेन जो कारण था, मेन लॉजिक था, इसका मानना था कि लगातार रेगुलरली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर इसके ऊपर नज़र रखते हैं। ये उनके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं उठा पाता है, इस वजह से कि वो इनसे अगर जो ज़्यादा डिस्टेंस पर चला जाएगा
तो अंग्रेजों से ज़्यादा दूर रहकर वो प्रिपरेशन कर सकता है इनके अगेंस्ट। इस वजह से मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के षड्यंत्रकारी माहौल से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना करें। He wanted to stay away from the conspiratorial atmosphere of Murshidabad and Calcutta so that the British do not interfere। तो इसका मानना था कि मुर्शिदाबाद कलकत्ता के पास ही है और कलकत्ता से लगातार ये फोकस्ड रहते हैं, इसके ऊपर नज़र रखते हैं, और अगर जो ये मुर्शिदाबाद से दूर चला जाए यानी मुंगेर चला जाए, अपनी कैपिटल मुंगेर ट्रांसफ़र कर दे, तो ये काफ़ी दूर हो जाएगा और उनके अगेंस्ट जो है प्रिपरेशन कर पाएगा, जिससे कि इनको छुटकारा मिल पाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। मुंगेर आजकल के बिहार में है, क्योंकि उस समय बंगाल का पार्ट था। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 111, विच नवाब ऑफ बंगाल wrote to the governor of the British company, your gentlemen behave like this, they spread disorder in the whole country, rob people and disrespect my officers and torture them physically। तो बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके सज्जन लोग इसी तरह व्यवहार करते हैं, उन्होंने पूरे देश में अव्यवस्था फैलाई, लोगों को लूटना और मेरे अधिकारियों का अनादर करना और उन्हें शारीरिक यातना देना ही इसका काम है। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा अलीवर्दी खां। इसने ब्रिटिश कंपनी को इस प्रकार की बातें लिखी थी कि पूरे देश में अव्यवस्था फैलाई है, लोगों को लूटा है और मेरे अधिकारियों का अनादर किया, उन्हें शारीरिक यातना दी है, इस प्रकार की बात कही थी अलीवर्दी खां ने। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। विच नवाब ऑफ बंगाल टूक ए वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप बाय एबॉलिशिंग ऑल ट्रेड टैक्सेस एंड ऑक्ट्रॉय फॉर ऑल ट्रेडर्स फॉर 2 years। तो बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए सभी व्यापार करों और चुंगी कर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया था। तो ऑक्ट्रॉय टैक्स, चुंगी कर और अदर टैक्सेस को समाप्त कर दिया था 2 साल के लिए। तो आपको ध्यान हो 1761 में इस टाइप का स्टेप उठाया गया था मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर का, और 1762-63 के आसपास इस टाइप के टैक्स समाप्त किए गए थे। अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने देखा था कि दस्तक नाम का एक टैक्स फ्री पास प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंडिया के इंटरनल हिस्से में जितना भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक तो ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देना होता था, दूसरा इंडियंस जिनको टैक्स देना होता था वो कंपटीशन में उनसे काफ़ी नीचे चले गए थे। तीसरा, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के माल को ट्रेड में अपना माल दिखाया और उनसे 5 रुपये की जगह पर 2 रुपये ले लिए। अगर जो 5 रुपीज़ इंडियंस को टैक्स प्रोवाइड करना है बंगाल के नवाब को, तो ये 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ लेकर उनको अपना फ्री पास प्रोवाइड कर देते, जिससे कि इंडियन ट्रेडर जो है कंपटीशन में एक तो नीचा जाएंगे, दूसरा बंगाल के नवाब को जो टैक्सेशन सिस्टम में नुकसान हो रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुकसान होगा। इस वजह से इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को सेम प्लेटफॉर्म में लाने के लिए मीर कासिम ने बंगाल के नवाब होते हुए इस टाइप के टैक्सेशन सिस्टम को समाप्त कर दिया था कि अब कोई भी ट्रेडर को किसी भी टाइप का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना ही ऑक्ट्रॉय टैक्स और ना ही अदर टैक्सेस। इससे कि ब्रिटिशर और इंडियन सेम प्लेटफॉर्म में आ गए और इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी इंडियंस की भी। और जब ये वाली बात ब्रिटिशर्स को पता लगी, वहीं से मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर की शुरुआत हो गई। पटना में मीर कासिम हारा, उसके बाद में वो अवध की तरफ चला गया। अवध जाकर शुजाउद्दौला अवध का नवाब और इसके अलावा मुगल शासक शाह आलम सेकंड उसके साथ में एक यूनियन बनाई और उन्होंने 1764 में बक्सर नामक जगह पर एक युद्ध किया जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें तीनों एक साथ पराजित हुए। तो इससे पीछे की सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है टैक्सेशन सिस्टम को समाप्त करना मीर कासिम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद
12 अगस्त 1765 बिटवीन क्लाइव एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो बक्सर के युद्ध के बाद में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में 2 ट्रीटीज हुई थी, 2 संधियां हुई थी। सबसे पहली संधि लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम सेकेंड जो उस समय मुगल एम्परर था, और सेकेंड ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी क्लाइव और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला उसके साथ में हुई थी। तो पहले ट्रीटी के अंतर्गत कौन कौन से क्लॉज थे वो देख लीजिए। तो जो क्लॉज थे उसमें सबसे पहला क्लॉज है शाह आलम सेकेंड को कारा लिखा हुआ है, कड़ा होना चाहिए, और इलाहाबाद के जिले दिए गए। तो शाह आलम सेकेंड वाज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कड़ा एंड इलाहाबाद। तो ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट अवध के अंतर्गत थे वो इस समय प्रोवाइड कर दिए गए थे शाह आलम सेकेंड को, और बदले में कंपनी को रुपए के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिल गई। सालाना 26 लाख रुपए हैदराबाद के उत्तर के जिलों को ब्रिटिशों की जागीर के रूप में उत्तरी सरकार के द्वारा मान्यता दी गई। तो ये थर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, ये थर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। तो सबसे पहला है शाह आलम सेकेंड को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि उसको 26 लाख पर एनम पेंशन प्रोवाइड की जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा शाह आलम सेकेंड को। फर्स्ट मुगल एम्परर जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेने की शुरुआत की शाह आलम सेकेंड था, और इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी में इस क्लॉज को रखा गया था। अब शाह आलम सेकेंड को 26 लाख रुपए साल की पेंशन मिलेगी, बदले में अंग्रेजों को क्या मिलेगा? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, यानी टैक्सेशन राइट्स मिल गए, और इसके साथ साथ थर्ड उसको हैदराबाद के उत्तर के जिलों को ब्रिटिश जागीर के रूप में दिया गया, जिसे हम उत्तरी सरकार के तौर पर जानते हैं। तो आज भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के एक हिस्से को नॉर्दर्न गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। जो कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की वो नॉर्दर्न गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जो इस समय ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड किए शाह आलम सेकेंड ने। अब अवध के नवाब के साथ में जो ट्रीटी की गई थी उसके अंतर्गत कड़ा, इलाहाबाद, मानिकपुर के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो अंग्रेज़ों ने अवध से ले लिए, और वो वाले डिस्ट्रिक्ट दे दिए शाह आलम सेकेंड को। यानी वो इतने डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किए जिससे कि 26 लाख पर एनम उससे वो अपना पेंशन निकाल पाए। यानी अंग्रेज़ों ने पेंशन देने की बात की, वो खुद नहीं दी, वो अवध से लेकर उसको दे दी। और दूसरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के टैक्सेशन राइट्स जो है अंग्रेज़ों ने शाह आलम सेकेंड से ले लिए, और इसके साथ साथ इलाहाबाद की पहली संधि के अंतर्गत उत्तरी सरकार का जो हिस्सा था, जो आजकल के हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों का था, वो अंग्रेज़ों ने शाह आलम सेकेंड से जागीर के तौर पर ले लिया। तो ये तीनों क्लोज उसमें शामिल थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 वॉज साइन बिटवीन होम। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जिसने बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, और उस समय के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में इस प्रकार की संधि हुई थी। संधि के अंतर्गत 50 लाख रुपए का जुर्माना हर्जाना शुजाउद्दौला के ऊपर लगाया गया था, और उससे इलाहाबाद, कड़ा, मानिकपुर वाले डिस्ट्रिक्ट ले लिए गए थे, इस एवज में कि इससे 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के तौर पर हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। हु वॉज डिस्क्राइब्ड एज कॉलोनल क्लाइव्स डोंकी ऑफ जैकाल। तो कर्नल क्लाइव का गधा या सियार किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कर्नल क्लाइव का गधा या सियार कहा गया है मीर जाफर को। क्यों? क्योंकि 1757 का बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था उसमें एक्चुअल में कमांडर इन चीफ जो सिराजुद्दौला का था वो मीर जाफर था, यानी सेनापति था वो मीर जाफर सिराजुद्दौला का, लेकिन वो अंदर ही अंदर विश्वासघात के तौर पर मिला हुआ था क्लाइव के साथ में। तो मीर जाफर को इस आधार पर सेनापति के पद पर सिराजुद्दौला ने नियुक्त किया हुआ था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन वही लॉर्ड क्लाइव के साथ में, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिला हुआ था, और उसका मानना था कि सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार कर उसकी हत्या करके ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से वो बंगाल का नवाब बन जाएगा। आने वाले टाइम में हुआ भी ऐसा कि 1757 में सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। 3.5 घंटे के युद्ध में उसकी हत्या कर दी गई,
और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो स्वयं बंगाल पर अपना अधिकार कर सकती थी, लेकिन उनका मानना था कि अगर जो इस टाइम हम बंगाल पर अधिकार करें तो डायरेक्ट मराठों के साथ में इनका वॉर होगा, और उस समय मराठे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने डायरेक्ट बंगाल पर अधिकार करने की जगह पर मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र सिर्फ नाम मात्र का बंगाल का नवाब था, पूरी पावर ब्रिटिशर्स के पास में थी। 1757 से 1760 के बीच में जो 3-3.5 साल का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को उसी तरीके से ट्रीट किया जैसे कि बंगाल एक ऐसा बैग है, एक ऐसा थैला है जिसमें जब हाथ डालो पैसा निकाल लो, इस टाइप से ट्रीट किया। इस वजह से मीर जाफ़र को कहा जाता है कर्नल क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा दी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है। Which Nawab of Bengal was described by a judge of the Supreme Court of Calcutta as a phantom filled with straw? तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरा एक प्रेत कहा था? तो नवाब मुबारकुद्दौला जो था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता का था, उस कैलकाटा के जज ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि भूसे से भरा एक प्रेत और कुछ नहीं है, एक सिर्फ फैंटम है और एक्चुअल पावर हमारे पास में है। तो बंगाल का लास्ट नवाब जिसे हम बोल सकते हैं, जिसके टाइम में दोहरा शासन समाप्त हुआ, तो मुबारकुद्दौला के बारे में इस टाइप का स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल मेल्सन सेड द कंपनीज ऑफिसर्स नाउ हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, टू लूट एज मच दे कैन एंड दैट्स is a bag of gold in which you can put your hands whenever you want in this that has been used for whom। तो कर्नल मेल्सन ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों का अब केवल एक ही उद्देश्य है, जितना हो सके उतना लूटना, और वह सोने का एक थैला जिसमें आप जब चाहे अपना हाथ डाल सकते हैं, और उसमें किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी ये स्टेटमेंट किसने यूज़ किया है? ऐसा मीर जाफ़र ने कहा था कि कर्नल मेल्सन ने कंपनी के अधिकारियों को कहा है कि बंगाल को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो एक बैग है और उसमें गोल्ड भरा हुआ है, उसमें जब हाथ डालो पैसा निकाल लो। ये बात किसने कही थी? तो मीर जाफ़र ने कही थी। मीर जाफ़र बोल रहा है कि कर्नल मेल्सन ने अपने ऑफिसर्स को इस टाइप की हिदायत दी है कि बंगाल को ऐसे ट्रीट करो कि जब उसमें पैसा चाहिए हो, गोल्ड चाहिए, उसमें हाथ डालो और निकाल लो। 1757 से 1760 के बीच में। Who established a modern arsenal at Dindigul with the help of French experts? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल यानी आजकल के तमिलनाडु में इस प्रकार के शस्त्रागार आर्सेनल की स्थापना की थी हैदर अली ने, और उसी की सहायता से उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने है। हु हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वुड ड्राइव आउट द ब्रिटिश फर्स्ट फ्रॉम अरकाड एंड अल्टीमेटली फ्रॉम इंडिया? किसने घोषणा की थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले अरकाड से और बाद में भारत से बाहर निकाल देगा? इस टाइप का स्टेटमेंट किसने दिया था? तो चंदा साहब इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अरकाड से ही संबंधित थे, और कभी भी कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के शासक और अंग्रेज़ों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। मोहम्मद अली भी इसमें शामिल नहीं था। हैदर अली ने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी थी कि सबसे पहले तो मैं इनको अरकाड से निकालूंगा और उसके बाद में भारत से बाहर निकाल दूंगा, और एक्चुअल में हैदर अली ने पूरी पावर भी लगाई थी, काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से उसने मराठों को, निज़ाम को अपनी ओर मिलाया था, और बाद में अंग्रेज़ों को चोट भी पहुंचाई थी। मद्रास की संधि करने के लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी मजबूर कर दिया था हैदर अली ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है। दो लिस्ट दी गई है, एक तरफ वॉर है, दूसरी तरफ ट्रेटी है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69 के बीच में, और ये ख़त्म हुआ था ट्रेटी ऑफ मद्रास के अंतर्गत। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में, ये ख़त्म हुआ था ट्रेटी ऑफ मैंगलोर के अंतर्गत।
और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1760 से 62 के बीच में ये खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के अंतर्गत। तो आंसर होगा 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 सेम क्वेश्चन है, यानी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में वॉर्स हैं और लिस्ट 2 में लीडरशिप ऑफ इंग्लिश आर्मी है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1767 में, उस टाइम में किसने ब्रिटिश आर्मी की लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था? तो जनरल स्मिथ ने किया था ये। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंतर्गत जनरल आयरकुट ने किया था, जिसमें पोर्टनोवा के युद्ध में 1780-81 में हैदर अली को पराजित किया था। बाद में हैदर अली ने इनको पराजित किया और इसी बीच हैदर अली की 1782 में डेथ हो जाती है। 84 में मैंगलोर की ट्रीटी के अंतर्गत टीपू सुल्तान इस वॉर को ख़त्म करता है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मेजर जनरल मेडॉ जो है इस समय लीडरशिप कर रहे थे, नेतृत्व था, और इनके टाइम में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। 1792 के ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जनरल स्टुअर्ट के टाइम में हुआ था और जनरल स्टुअर्ट के टाइम में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो 1, 2, 3, 4 आंसर होगा इसमें। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 122। ड्यूरिंग विच वॉर डिड हैदर अली डाई 1782? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान 1782 में हुई थी? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम में हैदर अली की नेचुरल डेथ हो जाती है इस युद्ध में, और इस वॉर को आगे कंटिन्यू रखा था टीपू सुल्तान ने। लेकिन हैदर अली की डेथ के बाद में टीपू सुल्तान ने स्ट्रॉन्ग अंग्रेज़ों को फाइट दी थी। अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान दोनों थक चुके थे, दोनों टायर्ड होने के बाद उन्होंने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंतर्गत 1784 में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने है। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 was signed between Tipu Sultan and British to end the second Anglo-Mysore war. What was the name of the governor of Madras who signed this treaty on behalf of the Britisher? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के बीच में मैंगलोर की संधि हुई, 1784 में हुई, और उस पर किसने सिग्नेचर किए? मद्रास के गवर्नर ने सिग्नेचर किए थे। उसका नाम क्या था जिसने अंग्रेज़ों की तरफ से संधि की थी? तो वो थे लॉर्ड मैकीनी, जो कि उस समय गवर्नर थे मद्रास के, और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर उसने इस पर संधि में साइन किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस टाइम में गवर्नर जनरल थे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ था, और जब ये ख़त्म हुआ और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, उस टाइम तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आ गया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन किसके टाइम में हुआ? तो आंसर करना पड़ेगा आपको वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने है। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस इन 1792 अंडर विच? तो 1792 में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, ये टीपू हैड टू पे ₹3 करोड़ वॉज वॉर डैमेज, हर जाने के तौर पर इसको 3 करोड़ रुपए देने पड़े, ये भी ठीक है। ब्रिटिश रेजिडेंट हैड टू बी स्टैब्लिश्ड इन श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना करनी पड़ी, ये गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में 1799 में रेजिडेंट की स्थापना की गई थी, तब जब वोडेयार वंश को मैसूर राज्य सौंप दिया गया था। लेकिन टीपू सुल्तान के टाइम में किसी भी ब्रिटिश रेजिडेंट की यहाँ पर स्थापना नहीं हुई थी। फोर्थ जो पॉइंट है, ही हैड टू एक्सेप्ट टू कीप हिज 2 सन एज हॉस्टेज विद द ब्रिटिश, तो उसे अपने दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के पास में बंधक के तौर पर रखना पड़ा जब तक वो 3 करोड़ रुपए ना दे दे,
तो ये भी क्लॉज उसमें शामिल था। तो इसमें 1 to 4 आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो 1 to 4 रेजिडेंट इसमें स्थापित नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपके सामने क्वेश्चन है 126, टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू एक्सपेल फॉर ब्रिटिश। तो भारत से बाहर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किन किन देशों के साथ में संपर्क स्थापित किए थे। तो उसने फ्रांस के साथ में संपर्क स्थापित किया था। क्यों स्थापित किया था? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लगातार 36 का आंकड़ा था और उसको लगता था कि फ्रांस इसकी हेल्प कर सकता है। अरेबिया के साथ में इसने कांटेक्ट किया था। अफगानिस्तान के साथ में इसके पत्र व्यवहार की जानकारी मिलती है। मॉरिशस के साथ में इसके लेटर की जानकारी मिलती है। टर्की के साथ इसके लेटर की जानकारी मिलती है। यानी इन सभी के साथ में इसने हेल्प मांगी थी, हालांकि इसको हेल्प कहीं से भी नहीं मिल पाई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीपू सुल्तान। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, टीपू ने एक नया कैलेंडर पेश किया था। टीपू इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कैलेंडर। सही है, टीपू ने एक नए संवत की शुरुआत की थी। टीपू इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ कॉइन माइनिंग। तो सिक्का ढालने के लिए इसने नया मिंट स्थापित किया था, एक नया सिस्टम शुरू किया था आधुनिक तरीके से, ये भी ठीक है। टीपू एडॉप्टेड ए न्यू स्केल फॉर मेजरमेंट एंड वेट्स। टीपू सुल्तान ने माप तोल का एक नया पैमाना स्टार्ट किया था, ये भी ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1781, ही एस्टैब्लिश्ड द जैकोबिन क्लब इन श्रीरंगपट्टनम, प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिमसेल्फ सिटीजन टीपू। तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की थी, उसकी सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैसे कि फ्रांस में थी, स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया जिसमें कि लोगों ये भावना चाहे कि उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, और खुद को इसने नागरिक टीपू कहना शुरू किया था। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से आंसर होगा 1 2 3 4। इस वजह से बहुत से ब्रिटिशर जब 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या के बाद में श्रीरंगपट्टनम में घुसे और मैसूर राज्य में चारों तरफ फैले, तो उन ब्रिटिशर्स ने देखा कि टीपू सुल्तान हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला व्यक्ति था। इस वजह से बहुत से ब्रिटिशर्स ने अपने डायरी में लिखा है कि टीपू सुल्तान अपने टाइम से आगे था। हालांकि बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि टीपू सुल्तान बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक नहीं था। जैसे कि हैदर अली बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसने जब जब आवश्यकता पड़ी तो उसने मराठों को, निज़ाम को अपनी ओर मिलाया और त्रिगुट बनाकर, त्रिसंधि बनाकर इसने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया और हर बार हैदर अली को सक्सेस मिली। लेकिन टीपू सुल्तान अपने आसपास के पड़ोसियों को छोड़कर फ्रांस, मॉरिशस, अफगानिस्तान, टर्की, उनके साथ में हेल्प मांग रहा है, जबकि उसे वहाँ से हेल्प नहीं मिलती। और आखिरकार 1799 में अपनी ही कैपिटल में युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर राज्य पर वोडेयार वंश को फिर से अधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में मैसूर राज्य को कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। और बाद में लॉर्ड रिपन, जो एक लिबरल गवर्नर जनरल माने जाते हैं, एक लिबरल वॉइसरॉय माने जाते हैं, जिसने बहुत से सुधारवादी काम भारत में किए हैं, 1880 से 84 के बीच में, उस दौरान इसने 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य वोडेयार वंश को वापस कर दिया, क्योंकि इसका मानना था कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसमें कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, अब महारानी का यहाँ पर शासन रहेगा। इस वजह से किसी भी स्टेट को नहीं मिलाया जाएगा ब्रिटिश राज्य में। तो इस बात का हवाला देते हुए 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में जो मैसूर राज्य को अधिकार कर लिया गया था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उसे वापस दे दिया गया वोडेयार वंश को। और मैसूर राज्य 1947 तक वफादार रहा अंग्रेज़ों का। और 1947 के बाद में जब इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई, जब सभी राज्यों के एकीकरण की बात की शुरुआत हुई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुर्ग मैसूर वाले हिस्सों को मिलाकर कर्नाटक राज्य की स्थापना की। इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ, जो आज नहीं है। यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। क्लास 4 आपके सामने जल्दी हाजिर होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का सजेशन आप देना चाहें, कमेंट सेक्शन में जाकर आप दे सकते हैं। जुड़े रहिए
DLH के साथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।